मेरे प्यारे दोस्तों, मैं स्वाति आप लोगों का ट्यूका एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? बिंदास ही होंगे जैसे मैं बिंदास हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ, क्लास 9th का। मुझे पता है मेरे दोस्तों को हिस्ट्री बोरिंग लगती है, पर हिस्ट्री बोरिंग होती नहीं है मेरे दोस्तों, अगर उसे इंटरेस्ट लेके पढ़े तो। मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, ऐसा समझ लीजिए, और स्टोरी की तरह सुनिए और देखिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. तो पेरिस में क्या होता है? पेरिस के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत टेंशन में होते हैं। क्यों होते हैं टेंशन में? कि वहां एक र्यूमर फैल जाता है, वहां अफवाह फैल जाती है। क्या अफवाह फैल जाती है? द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। ये अफवाह फैल जाती है कि किंग जो होता है, उसने कमांड किया है ट्रूप्स को, उसने बोला है ट्रूप्स को, उसने सोल्जर्स को बोला है अपने कि जाओ पेरिस में और वहां जाके ओपन फायरिंग कर दो। इसलिए लोग बहुत टेंशन में होते हैं। अरे भाई, हम होते तो हम भी टेंशन में हो जाते, क्यों दोस्तों? तो किंग ने ऐसा नहीं किया था रियलिटी में। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि र्यूमर कैसे फैलता है। ठीक है? र्यूमर spreaded that he would soon order the army to open firing on the citizens। तो ये र्यूमर फैल जाता है कि सारे जितने भी लोग हैं उनके ऊपर ओपन फायरिंग कर दो। तो सब डर जाते हैं। अब सब डर जाते हैं, हम होते तो हम भी डरते, ऑब्वियसली बात है। तो क्या होता है, जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं नहीं भाई, हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे हम चुप नहीं बैठ सकते। तो वो लोग क्या करते हैं, जितने भी मैन और वुमेन होते हैं ना, वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा गैदर्ड हो जाते हैं, और वो लोग अपनी आर्मी बनाने का सोचते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम खुद की आर्मी बनाएंगे, और किंग के सोल्जर्स जब आएंगे उससे पहले हम उन पे हमला कर देंगे। तो ये लोग वो प्लान बनाते हैं। प्लान तो बहुत अच्छा था भाई, लेकिन प्लान अच्छा होने से क्या होता है, प्लान को सक्सेस करने के लिए चाहिए भी तो क्या चाहिए, वेपन्स चाहिए। विदाउट वेपन्स तो कुछ नहीं हो सकता। हम अगर लड़ने जाएंगे तो हमें वेपन्स की जरूरत है। अगर हम विदाउट वेपन्स चले गए तो क्या होगा, हार के आ जाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको वेपन्स की जरूरत होती है। तो वो लोग ना हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। किस पे हमला करना स्टार्ट कर देते हैं? वो लोग किंग की प्रॉपर्टीज होती है, बिल्डिंग्स होती है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती है, उसको तोड़ देते हैं, उस पे हमला करते हैं। उसको तोड़ के उसके अंदर से जितने भी वेपन्स है वो निकाल लेते हैं। ठीक है? फिर क्या होता है, वो इतने गुस्से में होते हैं, जो मेन और वुमेन होते हैं, वो कहते हैं कि किंग ने ऐसे ऑर्डर क्यों दिया है हम पे हमला करने के लिए। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बेस्टाइल पे हमला कर देते हैं। ठीक है? फॉल ऑफ बेस्टाइल। तो हम लोग पहले बेस्टाइल का मतलब क्या होता है वो बताती हूँ मैं आपको। बेस्टाइल एक किला होता है, ठीक है? इसे एज अ जेल भी यूज करा जाता था। ठीक है? ये किंग के पावर का एक प्रतीक होता है, ठीक है, निशानी होती है किंग के पावर का। तो वेस्टाइल तो ये होता है। तो वो लोग इतने गुस्से में होते हैं, वो लोग वेस्टाइल को तोड़ देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जितने मेंस और वुमेन्स होते हैं इतने गुस्से में होते हैं, वो लोग वेस्टाइल के ऊपर हमला कर देते हैं। ठीक है? हमला करने के बाद क्या करते हैं वो लोग अंदर घुस जाते हैं, बेस्टाइल के उस किले के अंदर घुस जाते हैं। और वहां पे ना राजा का एक कमांडर होता है, ठीक है, उसको मार देते हैं। और यहाँ पे कुल 7 कैदी होते हैं इसके अंदर, बिकॉज इसे जेल की तरह यूज करा जाता था। तो इसमें 7 कैदी होते हैं, तो भी ये लोग रिहा कर देते हैं, छोड़ देते हैं उनको। ठीक है? वो कैदी तो रिहा हो गए, और किंग का कमांडर जो होता है उसको भी इन लोगों ने मार दिया है। और जो बेस्टाइल है उसको ये लोग तोड़ देते हैं। ठीक है? और बेस्टाइल को तोड़ने के बाद कोई बिल्डिंग होती है, ये देख रहे हैं आप मेरे दोस्तों, ये देखिए, ये बिल्डिंग है, ये बेस्टाइल है। ठीक है? और देखिए लोग कैसे यहाँ पे हमला कर रहे हैं इसके ऊपर, बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं। ये बेस्टाइल की बिल्डिंग है, लोग इसे तोड़ रहे हैं, हमला कर रहे हैं। आप इमेजिन कर लीजिए। ओके? क्या होता है, ये लोग ना
तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसकी जो ब्रिक्स होते हैं, जो ईंट होती है, ईंट पत्थर तोड़ने के बाद बच जाती है, ठीक है, टूट गई है बेस्टाइल, वो किला तो टूट गया है, बट जो बिल्डिंग्स होती है, बिल्डिंग्स तोड़ी है, उसके ब्रिक्स रह गए। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ना इन ब्रिक्स को, ये दिख रहा है आपको, इन ब्रिक्स को मार्केट में जाके बेचना शुरू कर देते हैं। तो मार्केट में जाके बेचना शुरू कर देते हैं, और इस दिन को ये लोग एज अ निशानी यूज करते हैं कि देखो भाई, हमने तो राजा की ताकत का प्रतीक जो किला था उसको भी तोड़ दिया है, वो भी नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। वो लोग इस दिन को ऐसे याद करते हैं। और जब फ्रांस की हिस्ट्री को देखा जाता है, तो हिस्टोरियन पता है क्या कहते हैं, असली फ्रेंच रेवोल्यूशन यहीं से स्टार्ट हुआ था। असली जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। देन उसके बाद इन लोगों ने ब्रिक्स मार्केट में बेच दिया। फिर क्या होता है, अब हम आते हैं लुइस 16 पे। इस नाम को याद कर लो, क्योंकि पूरी स्टोरी में इनका मेन रोल है। ये किंग थे, ठीक है, इनका नाम होता है लुइस 16। तो अगर हम लुइस 16 के बारे में जाने, तो लुइस 16 राजा बने थे 1774 में। ओके, तो लुइस 16 राजा तो बन गए, उसके बाद इनकी शादी हो जाती है। शादी कब होती है, इनकी शादी होती है 20 इयर्स में। किससे होती है, मैरी एंटोनेट। लुइस 16 की शादी मैरी एंटोनेट से हो जाती है, ठीक है। ये राजा बन जाते हैं इन 1774। राजा बनने के बाद ये देखते हैं लुइस 16 कि फ्रांस के पास तो पैसे ही नहीं, फ्रांस के पास तो बिल्कुल पैसे ही नहीं, ठीक है। ये बहुत, मतलब ये बहुत दुखी हो जाते हैं कि अगर फ्रांस के पास पैसे ही नहीं है, मैं फ्रांस अपनी कंट्री को चलाऊंगा कैसे। अब इंडिया को, फॉर एग्जांपल, इंडिया को चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत है। मेरे दोस्तों बताओ आप, बिना पैसे के कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। किसी भी देश को चलाने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्रांस के पास पैसे ही नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसके बहुत रीजंस है। इसके रीजंस है कि फ्रांस जो होता है वो बहुत टाइम से वॉर में बिजी होता है। इसमें बिजी होता है, वॉर में, ठीक है। तो वॉर में, अगर वॉर करते हो आप लोग, जैसे अगर वॉर में जा रहे हो, तो वॉर में भी पैसे लगते हैं, ठीक है। वॉर में बिजी था, इसलिए जितने भी पैसे थे वो खत्म हो जाते हैं। ओके, पैसे खत्म हो गए, ठीक है। फ्रांस के पास पहले ही पैसे नहीं है, लेकिन फ्रांस क्या करता है कि इतने में ही अमेरिका की हेल्प करना है, चल देता है। कहता है भाई हम तो अमेरिका की हेल्प करेंगे, ठीक है। खुद की नैया डूब रही है, लेकिन दूसरों की नैया बचानी है। तो फ्रांस ये करता है, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दूसरों को पैसे कहाँ से दूंगी। ये बात हो गई यहाँ पे। तो ठीक है मेरे दोस्तों, क्या होता है, ये अमेरिका की हेल्प कर देते हैं, ठीक है। पैसे हैं नहीं और तुम चल दियो अमेरिका की हेल्प करने। ये फिर क्या होता है कि ना, जितने भी बचे हुए पैसे होते हैं वो खत्म हो जाते, खत्म हो जाते हैं। फिर यहाँ के लोग स्टार्ट कर देते हैं लोन लेना। लोन लेते हैं, इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है कि ये पे नहीं कर पाते, पैसे ही पे नहीं कर पाते, इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है। यहाँ इतनी बेरोजगारी हो जाती है, यहाँ एक चीज, एक खाने की चीज इतनी महंगी हो जाती है। तो ये होता है। और मैंने आपको बताया कि राजा की शादी हो जाती है 20 इयर्स में, मैरी एंटोनेट। अब राजा की शादी हो गई, तो ऑब्वियसली किंग की वाइफ क्वीन हो जाती, ठीक है। किंग की वाइफ क्वीन, उसको दर्जा मिल जाता है क्वीन का। बट शादी से पहले वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। शादी के बाद क्वीन बनती है, बट शादी से पहले वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, ठीक है। दोस्तों मजा आ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, मजेदार स्टोरी है वो। तो हम आते हैं, के बाद क्या होता है, पैसे नहीं होते हैं फ्रांस के पास, मैंने आपको बताया। के बाद क्या होता है, राजा सोचता है कि अब मुझे ना बढ़ाना पड़ेगा टैक्स। तो ये सोचता है कि मुझे टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जो इसका
टैक्स बढ़ाने का तरीका होता है वो बहुत गलत होता है, बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। अब कैसे गलत होता है मैं आपको बताती हूँ आगे। तो सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद मैं बताऊँगी कि टैक्स राजा ने कैसे बढ़ाया, ठीक है? तो जो फ्रांस के लोग थे वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहले होता है फर्स्ट स्टेट, देन सेकंड स्टेट, देन थर्ड स्टेट। तो जो फर्स्ट स्टेट के लोग होते हैं वो कौन होते हैं? क्लर्जी, जैसे चर्च में काम करते हैं, जैसे प्रेस्ट प्रीस्ट हो गया, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेट में वो होता है। अब इंडिया में फर्स्ट पहला दर्जा किसको दिया गया है? ब्राह्मण को, ठीक है? ब्राह्मण को इंडिया में पहला दर्जा दिया गया है। और मुझे पता है मेरे दोस्त तो बहुत दोस्तों सोचते होंगे जो भेदभाव है वो सिर्फ इंडिया में, बट ऐसा नहीं है, वो फ्रांस में भी होता है। और भेदभाव बहुत गलत चीज है, इक्वालिटी दिखानी चाहिए। तो क्या होता है कि फर्स्ट स्टेट में ये लोग आ जाते हैं, प्रीस्ट, जो चर्च में काम करते हैं। अब सेकेंड स्टेट में कौन आता है? नोबिलिटी, नोबल्स, जैसे किंग, ठीक है? किंग हो गया, क्वींस और प्रिंसेस, ये लोग सेकेंड स्टेट में आ जाते हैं। तो थर्ड स्टेट में बाकी जितने भी बचे हुए लोग हैं वो आते हैं। तो बाकी बचे हुए लोग कौन है? बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, पेजेंट्स, सर्वेंट्स, लेबरर्स, ये लोग थर्ड स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है? तो राजा के पास तरीका गलत था उसका टैक्स बढ़ाने का। राजा क्या करता है कि उसको मजबूरी होती है, टैक्स बढ़ानी पड़ती है, उसको टैक्स बढ़ाना पड़ता है। पर जो तरीका होता है वो बहुत गलत होता है। गलत होता है कि राजा बोलता है कि जो फर्स्ट स्टेट वाले लोग हैं तुम्हें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, तुम आजाद हो, टैक्स तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। जो सेकेंड स्टेट वाले लोग होते हैं, राजा उनको बोलता है कि तुम्हें भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो थर्ड स्टेट वाले लोग होते हैं, राजा उनको बोलता है कि तुम्हें टैक्स देने की है, तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से जो थर्ड स्टेट वाले लोग होते हैं वो बहुत एंग्री हो जाते हैं, ठीक है? एंग्री हो जाते हैं, राजा पे गुस्सा करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? आपको इक्वालिटी दिखानी चाहिए, आप राजा हो, आप किंग हो, आपको तीनों स्टेट को इक्वल करना चाहिए। अगर आप अगर हम हमसे थर्ड स्टेट वाले लोगों से टैक्स ले रहे हो तो आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोगों से भी तो टैक्स लेना चाहिए ना। लेकिन राजा कहता है मैं तो राजा हूँ, आप लोग क्या हो? आप लोग थर्ड स्टेट वाले लोग हो। थर्ड स्टेट वाले लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है? तो मेरे दोस्तों अब आते हैं हम द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। तो फ्रांस में क्या होता है, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि इतना स्ट्रगल करना पड़ता है फ्रांस के लोगों को कि यहाँ पे ना पॉपुलेशन राइज होना स्टार्ट हो जाती है। पॉपुलेशन जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, अचानक से पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, ठीक है? लेकिन जो एग्रीकल्चर है वो तो वैसे ही रहता है, एग्रीकल्चर तो नहीं बढ़ता ना, वो सेम रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है और इसकी वजह से बेरोजगारी स्टार्ट हो जाती है। पॉपुलेशन बढ़ती है, एग्रीकल्चर नहीं है, खाने के प्राइस इंक्रीज हो जाती है, ओके? प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बेरोजगारी हो जाती है फ्रांस में। लोगों के पास खाने के लिए, एक ब्रेड खरीदने के लिए पैसे तक, जैसे हमारा इम्पोर्टेंट मील है दाल चावल रोटी, वैसे ही फ्रांस के लोगों का इम्पोर्टेंट मील था ब्रेड। इनके पास ब्रेड तक खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो इतना स्ट्रगल करना पड़ता है कि पॉपुलेशन राइज हो रही है। अब पॉपुलेशन राइज हो रही है तो
लेकिन एग्रीकल्चर जो है वो उतना ही है ना, एग्रीकल्चर तो राइज नहीं हो, और पॉपुलेशन राइज होने की वजह से बेरोजगारी बढ़ जाती है, ये लोग खरीद नहीं पाते हैं, अपने नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो प्राइस है ग्रेन्स के, फूड के, इनके वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो अब आता है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे किंग जो होता है ना वो बोलता है कि अब फ्रांस के पास तो पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, किंग बोलता है कि मुझे टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, टैक्स बढ़ाना पड़ता है उसको मजबूरी, ठीक है, लेकिन टैक्स बढ़ाने का तरीका बहुत गलत होता है। तो जो किंग होता है वो ना पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग बिठाता है, किंग जो होता है वो मीटिंग बिठाता है, और वो मीटिंग्स किस किस की बिठाता है, मीटिंग्स में होते हैं फर्स्ट स्टेट वाले लोग, सेकेंड स्टेट वाले लोग, एंड थर्ड स्टेट वाले लोग, और किंग होता है। यहाँ पे ना, यहाँ पे भी भेदभाव होता है। कैसे होता है भेदभाव, कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वाले लोग हैं, इन लोगों के लिए चेयर प्रोवाइड की जाती है, तो चेयर दी जाती है कि आप लोग चेयर पे आराम से बैठिए भैया, लेकिन जो थर्ड स्टेट वाले लोग हैं वो बोला जाता है कि आपको चेयर नहीं मिलेगी, ठीक है, आपको जहां जगह मिल रही है वहां खड़े हो जाए या फिर बैठ जाओ। तो यहाँ पे भी इक्वालिटी दिखाई नहीं जाती, ये भी गलत बात है, ऑब्वियसली गलत बात है, हमारे साथ तो आदत है इक्वालिटी ना दिखाने, किंग होगी। अब पे बहुत ही ज्यादा थर्ड स्टेट वाले लोग, तो एक और चीज यहाँ पे हो जाती कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेट वाले लोग 300 है, ठीक है, सेकेंड स्टेट में भी 300 है, और थर्ड स्टेट में 600 है। तो आप लोग सोचोगे कि थर्ड स्टेट में 600 क्यों है, सेकेंड और फर्स्ट में 300 क्यों है, क्योंकि जो थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन थी वो ज्यादा होती है, इसलिए थर्ड स्टेट में 600 पीपल्स होते हैं, ठीक है। तो राजा बोलता है कि हमें ना वोट करना होगा, ठीक है, कि किस किस को टैक्स बढ़ाना है और किस किस को टैक्स नहीं बढ़ाना है। यहाँ वोटिंग का जो तरीका होता है ना वो भी एकदम अज, अजीब सा होता है। कैसे अजीब सा होता है, आपको पता चलेगा, देखिए। फर्स्ट स्टेट वाले लोग हैं, 300 पीपल्स है, इनमें क्या होता है, 300 पीपल्स में से सारे मिलजुल के एक वोट देंगे, सारे मिलजुल के सिर्फ एक वोट, ये तरीका भी गलत होता है, सिर्फ एक वोट देंगे सारे मिलजुल। अब सेकेंड स्टेट वाले लोग हैं, तो अभी क्या होता है कि सारे मिलजुल के सिर्फ एक वोट देंगे, और जो थर्ड स्टेट वाले लोग हैं उनमें भी यही होता है, सारे मिलजुल के सिर्फ एक वोट करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या होता है, थर्ड स्टेट वाले लोग बोलते हैं कि इस बार जो वोटिंग है का तरीका हमें चेंज करना होगा, का तरीका हमें बदलना होगा। थर्ड स्टेट वाले लोग हैं, बोलते हैं कि राजा से कि इस बार ना ऐसा कर लो कि जैसे हम 600 लोग हैं तो सारे एक एक वोट देंगे, ठीक है। तो राजा डर जाता है, वो कहता है ऐसे तो टैक्स ही नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो राजा बोलता है कि तुम चुप रहो, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो थर्ड स्टेट वाले लोग गुस्से में आ जाते हैं, वैसे ही उनको इक्वालिटी दिखाई नहीं जाती है, और जो फर्स्ट स्टेट वाले लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भैया टैक्स तो बढ़ा दो, ये तो बोलेंगे ही, इनको तो आराम ही है, तो इनसे तो टैक्स लिया नहीं जा रहा है। सेकेंड स्टेट वाले लोग भी बोलते हैं टैक्स को ना बढ़ा दो, बट थर्ड स्टेट वाले लोग बोलते हैं कि टैक्स को मत बढ़ाओ, और जो तरीका है वो चेंज करो इस बार। राजा बोलता है कि नहीं, मेरा फैसला है, मैं लूंगा, तुम लोग नहीं लोग, थर्ड स्टेट वाले लोगों को राजा कहता है। फिर क्या होता है, वैसे भी थर्ड स्टेट वाले लोगों में सिर्फ 600 पीपल्स ही अलाउड होते हैं, उससे ज्यादा मीटिंग में अलाउड नहीं होते, ठीक है। तो बाकी बचे हुए लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इन 600 पीपल्स को बोलते हैं कि ये लो भाई हमारी चिट्ठी ले लो, और राजा को ना पढ़ के सुनाना कि हमें क्या क्या दिक्कतें हैं। राजा बोल
सुनेगा और हमारी दिक्कत को समझने की कोशिश करे। उनका ये मानना था कि 600 पीपल्स को हम चिट्ठी दे देते हैं और ये राजा को पढ़ के सुनाएगा कि हमें क्या क्या दिक्कतें हैं। वैसे भी थर्ड स्टेट वाले लोग गुस्से में होते हैं क्योंकि टैक्स उनसे ही लिया जाता है, बढ़ाने के लिए बोला जाता है। सिर्फ थर्ड स्टेट वाले लोग कहते हैं कि हमारी ज़रूरत ही क्या है यहाँ पे, हमारी कोई ज़रूरत नहीं लगती है हमें, हमारी तो वैल्यू ही नहीं है, हमें इक्वलिटी ही नहीं दिखाई जा रही है। थर्ड स्टेट वाले लोग क्या करते हैं, वो लोग मीटिंग से के चले जाते हैं, मीटिंग से गुस्से में उठ के चले जाते हैं। तो गुस्से में उठ के वो लोग एक फील्ड में जाते हैं, ठीक है, और वो लोग सारे लोग जितने भी होते हैं एक साथ गैदर्ड होते हैं और बोलते हैं यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं वो लोग इस नेशनल असेंबली का हिस्सा है और बोलते हैं कि हमें आज एक संविधान बनाना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा। अब कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कि जो राजा है उसकी पावर्स है को लिमिट करने का हमें कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ाना होगा, या फिर उसकी पावर्स को कम करने का हमें कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बाकी बचे हुए लोग होते हैं उनका क्या हाल होता है कि इस साल ना फ्रांस में बहुत ज्यादा सीवियर ठंड पड़ती है, बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है, हद पार। तो फार्मिंग है वो नहीं हो पाती है कि लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। अब घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो फार्मिंग कैसे हो, फार्मिंग ही नहीं हो पाती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है। वहाँ पे इतनी ज्यादा किल्लत हो जाती है, इतनी कमी हो जाती है, किस चीज की कमी हो जाती है, खाने की, खाने की कमी हो जाती है। एक ब्रेड खरीदने के लिए उन लोगों को जाना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है, इतनी दूर जाना पड़ता है। जितने भी वुमेन्स होती है वो इकट्ठा होती है और ब्रेड की जो ब्रेड शॉप होती है, जैसे हमारे लिए मील इम्पोर्टेंट है, रोटी चावल ये सब हमारे लिए नीड है, हमारी इम्पोर्टेंट। तो जितनी भी वुमेन्स होती है, औरतें होती है, वो इकट्ठा होके ब्रेड की शॉप के बाहर खड़ी हो जाती है। वो वेट करती है कि कब ये शॉप खुलेगी और कब हमें ब्रेड मिलेगा, हमें खाना मिलेगा। ठीक है, वो लोग बहुत देर तक खड़े होते हैं। और एक और चीज बता देती हूँ, वो बेकर्स होते हैं ना, ब्रेड की शॉप के बाहर खड़ी रहती है, वो बेकरी होती है। और जो बेकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ना जब ब्रेड सस्ती होती थी ब्रेड को होल्ड कर लेते थे, ठीक है, ब्रेड को बचा लेते थे। और वो लोग सोचते थे, बड़ी चालाकी करते थे, क्या करते थे, वो लोग बोलते थे कि जब प्राइस हाई हो जाएगा ना तब हम इसे बेचेंगे। ये चालाकी होता है, गलत बात है बहुत, ऑब्वियसली आपको भी पता है मेरे दोस्त, गलत बात है। और फिर क्या होता है कि लेडीज, औरतें, वुमेन्स बाहर खड़ी होती है, लोग वेट करती है कि बेकरी कब खुलेगी, बेकरी कब खुलेगी, बट बेकरी नहीं खुलती। फिर क्या होता है, स्ट्राइक कर लेती, स्ट्राइक कर देती है, धारणा डाल देती है, तो कहती है कि बेकरी शॉप क्यों नहीं। तो जो माहौल होता है फ्रांस का वो बहुत बिगड़ जाता है। ये बात ना किंग को पता चलता है, किसको पता चलता है, लुइस 16 को ये बात पता चलती है। तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमें इस पेशेंट को संभालना होगा, क्या करना होगा, संभालना होगा इसे। किंग बोलते हैं, इसको ट्रूप्स को बोलते हैं। अब वो र्यूमर वाली बात अब यहाँ से आती है, क्या आप लिंक कर सकते हो। किंग अपने ट्रूप्स को बोलते हैं कि सोल्जर्स को बोलते हैं कि तुम लोग जाओ पेरिस में और वहां की जितनी भी सिचुएशन है वो संभाल लो, ठीक है। बट क्या होता है, पेरिस में ना र्यूमर फैल जाता है, कहाँ पे, मैन और वुमेन्स के बीच र्यूमर फैल जाता है कि ना सोल्जर आ रहे, किंग ने भेजे सोल्जर्स को हम पे ओपन फायरिंग करने के लिए। ये अफवाह थी दोस्त, सिर्फ अफवाह, घूम फिर के बाद पता नहीं कहाँ से कहाँ होती है, जैसे होता है रियल लाइफ। तो ये अफवाह फैल जाती है, तो लोग किंग पे इतना गुस्सा करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो बेस्ट आइल ही तोड़ देते हैं, उसके पावर का प्रतीक ही हिला डालते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।